हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखने वाले हैं रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। A conical pendulum consists of a bob of mass m in motion in a circular path in a horizontal plane as shown in figure. During the motion, the supporting wire of length L maintains the constant angle theta with the vertical. The magnitude of the angular momentum of the bob about the circle center. यानी ये जो सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट के अबाउट में हमको इस बॉब का क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी चाहिए हमको, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम होती है आर क्रॉस पी यानी कि एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन होगा, ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगा वेलोसिटी ऐसे वी। ठीक है, और तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा यहाँ से एम वी आर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट में एम वी आर होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है वेलोसिटी वेक्टर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में। ठीक है, ये मानते रेडियस वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी आर होगा। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। चलो तो वी निकाल लेते हैं। तो इसमें टेंशन मानते एस्टीम कितना है, टी है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो टी का एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना, टी कॉस थीटा, एक टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा कंपोनेंट टी साइन थीटा। और ये टी साइन थीटा जो है सो इस बॉब को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो टी साइन थीटा को मैं कितना बोल सकता हूँ, टी साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर सॉरी एम वी स्क्वायर कर लेते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू वी के टर्म्स में हमको लिखना है, तो टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये है मेरा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। और टी कॉस्टा इस पार्टिकल का जो वेट है एम जी, इसको बैलेंस करेगा। तो टी कॉस्टा किसको बैलेंस कर लेगा, टी कॉस्टा बैलेंस करेगा एम जी को। ठीक है, टी कॉस्टा एम जी को बैलेंस कर लेगा। ये है मेरा इक्वेशन 2। इस दोनों को डिवाइड कर दो, इस दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। तो डैट इम्प्लाइज वी कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा आर जी टेन थीटा का रूट ओवर। ये आ जाएगा वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर जी टेन थीटा का रूट ओवर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो क्योंकि मुझे ये आर कैलकुलेट करना है, ये स्ट्रिंग का लेंथ एल पता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल अगर बात करें तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल में कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, आर अपॉन, और मैंने इस ट्रायंगल में बात करें ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल। तो यहाँ से स्मॉल आर मिल गया आपको, इस रेडियस, इस सर्कल का रेडियस हमको मिल गया आर इक्वल टू एन साइन थीटा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, तो रेडियस के जब हम कितना पुट करेंगे, इसमें एल साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, चलो तब एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल कितना हो जाएगा, एम वी इंटू आर होगा। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, ये हो जाएगा एम, और वी का जवाब पे आ जाएगा आर जी टेन थीटा का, आर जी टेन थीटा का रूट ओवर इंटू आर। और एम को भी अंदर में ले लो, रूट के अंदर में आर को भी ले लो। तो जब एम अंदर में जाएगा तो ये एम स्क्वायर बन के जाएगा अंदर में, एम स्क्वायर आर आर, और ये आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, आर क्यूब इंटू जी इंटू टेन थीटा, इसका रूट ओवर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर के ऊपर कितना लिख सकते हैं, एल साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, आर के ऊपर एल साइन थीटा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और एल क्यूब साइन क्यूब थीटा इंटू जी इन, यहाँ पर टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये साइन की पावर 4 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर 4, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा इंटू जी डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसका होल पावर में कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये किस ऑप्शन में देख लो, तो ये है जी बी ऑप्शन में देख रहा है आपको। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 आइडेंटिकल डम्बल्स आर fabricated by welding a small identical particles each of mass m at the ends of light identical rod। identical light rod है, rod का कोई मास नहीं है, जिसका कि लेंथ l दिया गया है। the dumbbells are moving in the free space with equal speed u without rotation towards each other। ठीक है, ये ट्रांसलेटिव मोशन कर रहा है, बिल्कुल u स्पीड से ऐसे जा रहा है, और ये भी जो रॉड जो है ऐसे, ये भी जो डंबल है वो ऐसे u स्पीड से ट्रांसलेटिव मोशन करते हुए जा रहा है। ठीक है, collision between the particles are perfectly elastic। अब ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है दोनों क्या करता है, इलास्टिक कॉलिजन करता है। ठीक है, और दोनों का मास आइडेंटिकल है दोनों पार्टिकल का, और यू स्पीड है,
तो इलास्टिक कोलिजन में जानते हैं कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि भाई जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों मास का जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, इन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और मास क्या है, आइडेंटिकल। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर कोलिजन कैसा सिचुएशन हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का नाम दे देता हूँ मैं ए, और इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है मानते हैं डी, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा सिचुएशन, देखो ये है डम्बल, और तो और ये ऐसे हो जाएगा, ये दूसरा डंबल है, ये लेंथ एल है दोनों का, तो ये वेलोसिटी तो यही रहेगा, ये यू ए बी ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा और इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, तो यहाँ पर जो बी है, बी चले जाएगा इस साइड में यू स्पीड से, ये यू स्पीड मिल जाएगा इसको, और यहाँ पर सी जो है ना, सी को यू स्पीड मिल जाएगा इधर, ठीक है, सी को इधर मिल जाएगा यू स्पीड, और डी का जो है सो ऑलरेडी जो है सो इस डायरेक्शन में स्पीड था यू, तो यहाँ पर वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया, ये तो वही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ है इलास्टिक कोलिजन तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इच डंबल, इच डंबल का एंगुलर वेलोसिटी बताना आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद देखो इसका, तो ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है वी रिलेटिव, ओमेगा क्या होता है वी रिलेटिव डिवाइड बाय लाइन ज्वाइनिंग, वी रिलेटिव एल लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के यानी दोनों मास पार्टिकल जो लाइन ज्वाइनिंग उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, इसका इधर यू है, इसका इधर यू है, तो अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि u प्लस यू टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 2u और डिवाइड बाय एल, तो ओमेगा कितना आ गया 2u बाय एल आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैराग्राफ का सेम पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वन ऑफ द डंबल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हमको बताना है, तो भाई वेलोसिटी सेंटर मास हमको बताना है एक जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ वन ऑफ द डंबल, वन ऑफ द डंबल, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया था यहाँ पर, ए का यू तो इधर था और ये स्पीड इसको इधर मिल गया था इसका वाला, ठीक है, ये यू था ऐसे और ये बी है, तो चलो इसका वेलोसिटी सेंटर मास देख लेते हैं डंबल का, तो वेलोसिटी सेंटर मास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू यू, इस पार्टिकल का m इंटू यू, इसका हो जाएगा माइनस m इंटू यू, इसका हो जाएगा माइनस m इंटू यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, इधर को नेगेटिव ले लो, तो एम यू माइनस एम यू डिवाइड बाय और टोटल मास यानी कि m प्लस m, तो ये कितना आ गया 0, तो वेलोसिटी सेंटर मास क्या आ जाएगा 0, वेलोसिटी सेंटर मास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि हाउ मेनी टाइम्स द डंबल कोलाइड, कितना टाइम्स जो है डंबल यहाँ पे कोलाइड करेगा, ठीक है। तो पहले जब फर्स्ट कोलिजन हुआ था तो क्या सिचुएशन आ गया था भाई, फर्स्ट कोलिजन में ऐसे सिचुएशन आ गया था कि ये बॉल का जो है इधर वेलोसिटी मिल गया कितना u, फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और दूसरा डंबल जो है तो इसका u स्पीड इधर मिल गया था, इसको u स्पीड इधर मिल गया था, और ये u ऐसे है और ये u ऐसे था, इस टाइप का सिचुएशन था, ठीक है। अब जब ये मान ये है a और ये है b और ये है c और ये है d, अब क्या होगा जब ये पूरा ये एक 180 से रोटेट कर जाएगा, ये फिर तो ये भी वैसे 180 से रोटेट कर जाएगा, तो किस कैसा सिचुएशन हो जाएगा, ये जो है नीचे आ जाएगा और b चला जाएगा ऊपर, ठीक है। b का वेलोसिटी ऐसे रहेगा u, ठीक है, b का वेलोसिटी ऐसे u रहेगा, ठीक है, और u जो ये जो है और ए जो है इधर की तरफ मूव कर रहा होगा यू से, ऐसे हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है, 180 से रोटेट कर दो, इसको कर दो 180 से रोटेट, ठीक है, तो ये ऐसा आपको दिखेगा, और फिर जो है सो यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा डी वाला, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा यू, ठीक है, और डी, और उसके बाद जो है सो यहाँ पर सी आ जाएगा यहाँ पे, और सी का स्पीड यू ऐसे रहेगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर कॉलिजन होगा, फिर यहाँ कॉलिजन होगा, और उसके बाद फिर ये सो ये इसका वेलोसिटी ये लेके ये अपोजिट है, ये इसका अपोजिट चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉलिजन होगा यहाँ पर, टोटल कितने कॉलिजन है यहाँ पे 2 कॉलिजन, तो हाउ मेनी टाइम्स द डंबल कोलाइड, तो 2 टाइम्स यहाँ पर कोलाइड करेगा, जिसका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि अ टी शेप्ड रॉड इज हिंज्ड एट इट्स कॉर्नर एज शोन एंड फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, द रॉड्स आर the rods have mass m each and length l each, इस रॉड का भी मास कितना है m है, और इस रॉड का भी मास m है, और इस रॉड का जो लेंथ है l है। बोला कि द एंगल मेड बाय अपर एंड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज tan/2, यही थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि भाई ये रॉड अभी क्या है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है,
तो अगर इक्विलिब्रियम है तो इस पर नेट टॉर्क होना चाहिए क्या, जीरो। तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, इसका मतलब पूरे जो रिजिड बॉडी सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए इस पिवोट के जस्ट बिलो होना चाहिए, तभी जाकर टॉर्क जीरो हो पाएगा। तो मानते हैं कि ये जो है इसके नीचे जस्ट ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे सेंटर ऑफ मास का, पूरे जो है इंटायर सिस्टम का, ये दोनों रॉड का जो सिस्टम है, ये दोनों रॉड के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे लाई करेगा इस जस्ट इस पिवोट के अंदर में, तभी जाके यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स mg यहाँ पर लगेगा और इसके बाद टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। क्योंकि अगर ये सेंटर मास मान इधर होगा तब तो यहाँ टॉर्क लग जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर मास यहाँ पर लाई करेगा, ये बात आपको समझ आ गया होगा, तभी टॉर्क जीरो हो पाएगा, तभी ये रॉड सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो सेंटर मास सबसे पहली बात कि इस पिवोट पॉइंट्स के डायरेक्ट बिलो लाई करेगा, ठीक है। और ये सेंटर मास किसका, पूरे इंटायर सिस्टम का, ठीक है। चलो इस रॉड का सेंटर मास मानते इधर हाफ पे डिस्टेंस पे होगा, ये L/2 पे होगा, ये डिस्टेंस क्या है मानते L/2 मिडिल में होता है, ठीक है, ये L/2 होगा और इसका सेंटर मास यहाँ पे L/2 होगा, ये m मास का है और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक L/2, ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, ठीक है, ये L/2 है और ये सेंटर मास है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे पता है कि ये m मास है, ये m मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये m मास है, ये m L/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर मास यहाँ पे है और ये सेंटर मास यहाँ पर, ये दोनों कितना होगा, ये L/2 है तो ये भी L/2 और ये दोनों मास पार्ट आइडेंटिकल है तो दोनों का बीच में लाई करेगा सेंटर मास यहाँ पर लाई करेगा, तो ये L/4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो अगर इस ट्रायंगल से हम बात करें, इस ट्रायंगल में तो ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस L/4 है, ये डिस्टेंस L/4 है। चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब ये कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो हो जाएगा, तो यहाँ से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई यहाँ पर बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर tan थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर ये एंगल, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस यानी कि L/2 डिवाइड बाय बेस कितना है L/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये L/2 डिवाइड बाय L/4, ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो डायरेक्ट इम्प्लाइज थीटा इनवर्स थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, तो यहाँ से एंगल आपको पता चल गया, ठीक है। डायरेक्ट इम्प्लाइज थीटा इक्वल कितना हो गया tan इनवर्स 2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या रॉन्ग हो जाएगा, सी में बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू रफ हिंज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड, यानी ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ऐसे ऐसे जो एक्सिस होगा, ऐसे ऐसे एक्सिस जो होगा, इस एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है। तो ये देखो ये एक्सिस जो है ना, ये एक्सिस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो ये रॉड किसी पॉइंट से पास कर रहा है, एक एंड से किसी रॉड के एक एंड से अगर एक्सिस पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3, तो इस रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड रॉड का। तो सेकंड रॉड का जो है सेकंड रॉड का सेंटर मास ये है, पैरेलल थ्योरम से अगर देखा जाए तो ये है, इसके वॉट कितना होता है ml²/12 होगा। सबसे पहले ICM लिख दो और फिर ये इसका ये डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये हमको ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये है मेरा L/2 और ये भी हो जाएगा मेरा L/2, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से L/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये L/2 तो था ही, और फिर ये डिस्टेंस हमको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो तो सबसे पहले हम इस सेंटर मास वॉट में लिख देते हैं इस रॉड का, तो ये हो जाएगा ml² डिवाइड बाय 12 रॉड का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वॉट में। और फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा L/2 है, ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2, ये डिस्टेंस कितना होगा L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर का रूट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू r², तो r² कितना हो जाएगा भाई L/2 का होल स्क्वायर और प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा यहाँ से ml² डिवाइड बाई 3 प्लस ml²/12 और ये है L²/4 और ये L²/2, तो ये L²/2 बन जाएगा, तो ये बन गया ml²/2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6 ml² प्लस ml² और प्लस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 6 ml²,
तो सॉरी, ये हो जाएगा 3 4, ये 4 ml² होगा, ये कितना हो जाएगा 4 ml²। यहाँ से 3 से 2 डिवाइड करो तो कितना जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 ml² आएगा, 4 ml², ठीक है, और प्लस ml² प्लस 6 ml², टोटल हो गया 11 ml²। तो 11 ml² और डिवाइड बाई 12 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तो फिर डी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ए सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आमिर ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ एन हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस r. The disk is free to rotate about a frictionless vertical axis passing through its center. Initially the student and disk are at rest. Initially यह स्टूडेंट भी रेस्ट में, ये आमिर है, ठीक है, ये हमारा आमिर है। At t equal to 0, the student start to run at his maximum velocity v relative to disk. रिलेटिव टू डिस्क v स्पीड से ये रन करना स्टार्ट करता है। ही रन्स along the circumference of the disk towards his friend Salman in anti-clockwise sense. सलमान इज स्टेशनरी ऑन ग्राउंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज, ये सलमान है और ये जो है सो स्टेशनरी है ग्राउंड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि टाइम टेकन टू रिच सलमान, हमको टाइम टेकन बताना है कि सलमान के पास में आमिर को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन, हमको पता है कि भाई इसका जो है आमिर का जो वेलोसिटी है डिस्क के रिस्पेक्ट में कितना है v, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ठीक है, ये हो गया। तो डायरेक्ट इंप्लाई यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क कितना दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया ओमेगा, क्योंकि इसके फीट पे फ्रिक्शन लगेगा मैन के फीट पे आगे, और इस पे ये जो डिस्क है इस पे लगेगा इधर पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके वजह से इधर इस पर टॉर्क आएगा, तो ओमेगा इसका इधर मिलेगा, ठीक है। तो इसका ओमेगा मानते कितना हो जाएगा आर, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा डिस्क का आर ओमेगा, तो इसका इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा आर ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर डिस्क कितना था v, और डिस्क का स्पीड कितना हो जाएगा वेलोसिटी आर ओमेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका वेलोसिटी डिस्क का आर ओमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया v माइनस आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया आर v माइनस आर ओमेगा, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब आपको पता है कि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर एंगुलर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। तो यहाँ पर आप कंजर्व एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे कंजर्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है यहाँ पर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम कितना है 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो मैन का कितना हो जाएगा, मैन का हो जाएगा mv इंटू आर, मतलब कि मैन का जो मास है, मैन का मास लेंगे और वेलोसिटी लेंगे मैन का और इंटू आर, ठीक है, mv आर होगा। तो यहाँ पे मैन का मास ले लेते हैं m, और वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है v माइनस आर ओमेगा इंटू आर, ये तो हो गया मैन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क का, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आई ओमेगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मैन का था क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा डिस्क का, तो डिस्क का निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये डायरेक्ट इम्प्लाइज आई ओमेगा इक्वल टू एम वी आर माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा। तो इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू एम वी आर। तो डायरेक्ट मतलब यहाँ से ओमेगा हमको मिल गया, ओमेगा कितना हो जाएगा एम वी आर
डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमको निकालना है, देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू, तो कितना इसको डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो अगर इसको यहाँ पर पहुँचना है तो इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको अगर मैन को यहाँ तक पहुँचना है तो पाई आर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, पाई आर डिवाइड बाय वी वेलोसिटी ऑफ मैन, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना था, वी माइनस आर ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर डिवाइड बाय, और यहाँ पर ये हो जाएगा v माइनस आर इंटू ओमेगा कितना है यहाँ पर एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या हो जाएगा, पाई आर डिवाइड बाय, इसमें v को कॉमन ले लो यहाँ से, तो v कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर अपॉन वी, और ये बच जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आई प्लस एम आर स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा, आई बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच गया आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये बच गया। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई आर इंटू पाई आर बाई वी, ये आई प्लस एम आर के ऊपर चला जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पर बच जाएगा आई, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर डिवाइड बाई वी इंटू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा इसको सलमान तक पहुंचने में, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, बोला कि टाइम टेकन टू रीच सलमान इज पाई आर बाई वी इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये उल्टा लिखा हुआ है, एम आर स्क्वायर बाई आई आएगा, कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई आई, एम आर स्क्वायर आई। तो ये ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन जो 1 जो है सही नहीं है, ठीक है। इफ डिस्क वेयर कंसिडर्ड मैसलेस टाइम टेकन टू रीच सलमान इज पाई आर बाई वी, तो ये देख लेते हैं, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि अगर मासलेस लेंगे, अगर मासलेस अगर लिखते हैं इसको डिस्क को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहाँ पर 0, अगर मास जो है डिस्क का क्या है 0, तो ये पॉइंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टाइम इन्फिनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो इफ डिस्क वेयर कंसिडर मासलेस आमिर कैन नेवर रीच सलमान, सही है, इन्फिनाइट टाइम लगेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, इन्फिनाइट टाइम लगेगा। टाइम टेकन विल बी मिनिमम इफ आमिर इंस्टेड ऑफ रनिंग अलोंग सर्कमफ्रेंस रन्स अलोंग डायमीटर टुवर्ड्स सलमान, ठीक है। तो अगर ये डायमीटर के अलोंग जाएगा ऐसे, तो इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा इस पूरे डिस्क पे, ठीक है। तो क्योंकि फिक्सन जो पास करेगा इस सेंटर से, तो फिक्सन अगर सेंटर से पास करेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये रोटेट नहीं करेगा डिस्क, और टाइम कितना लग जाएगा, तो मैन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा 2r, और स्पीड कितना है डिस्क के रिस्पेक्ट में v, तो 2r बाई वी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और इस केस में कितना टाइम था, इस केस में टाइम जो है ज़्यादा था, ठीक है। इस केस में टाइम कितना था, पाई आर बाई वी इंटू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई था, ठीक है। इस केस में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, इस केस में क्या हो जाएगा, पाई आर बाई वी ऐसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर पाई आर बाई वी है, पाई आर बाई वी में समथिंग ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, और यहाँ पर कितना है 2r बाई वी है, तो यहाँ पर कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन विल बी मिनिमम, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, what whole mass of system is assumed to be concentrated at center of mass for calculation of moment of inertia, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में
एलिमेंटल मास का जो है तो डिस्टेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो आई क्या करते हैं, जैसे मानते हैं कि रॉड है, तो इस रॉड में क्या करना होता था, एक एलिमेंटल मास लेना होता था, एलिमेंटल रॉड का एक एलिमेंटल पार्ट लेना होता था, और आई जो होता था ये होता था डी एम, यह मानते हैं यहाँ पर डी एक्स लेंथ का ये है, तो और ये एक्स है, तो डी एम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये करना पड़ता था, ठीक है। इसमें कभी भी अपन ऐसे नहीं करते थे कि सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिए पूरे रॉड को और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। होल मास ऑफ सिस्टम एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास फॉर कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन बोला कि होल मास ऑफ सिस्टम इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा करते थे, देखो जैसे एक रॉड था, रॉड जो से ग्राउंड पे ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, तो मान इसका मास m है और लेंथ l है, तो हम क्या करते थे, इसको सेंटर मास से रिप्लेस कर देते थे और ये डिस्टेंस हो जाता था कितना l/2, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम जीरो ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हैं, यहाँ पर डायटम लाइन ले रहे हैं इस ग्राउंड को, तो पोटेंशियल कितना है इस रॉड का, u = mg इंटू l/2, एम जी इंटू सेंटर मास का हाइट, यानी कि एम जी इंटू l/2, तो ऐसा करते थे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम सेंटर मास से होल सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद बोला है सी ऑप्शन में होल मास ऑफ सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, तो लीनियर मोमेंटम के लिए जैसे कोई एक बॉडी है आर्बिट्री शेप का, और इसके मास इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो प्रत्येक पार्टिकल का सेम वेलोसिटी होगा यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है यहाँ पर v होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो मोमेंटम को जैसे यहाँ पर कैपिटल M, टोटल मास कैपिटल M इंटू वी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं, मान देखिए m1 मास का पार्टिकल है, तो इसका m1 मास का पार्टिकल होगा m1 इंटू वी, m2 मास का पार्टिकल होगा m2 इंटू वी, ठीक है। अगर यहाँ पर दो पार्ट का बात करें तो यहाँ v कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी, तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कैलकुलेशन के लिए भी आप पूरे सिस्टम को एक सेंटर मास से रिप्लेस करके और उसका लीनियर मोमेंटम आप लिख सकते हो, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। होल मास ऑफ सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें काउंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है सो ऐसा नहीं कर सकते हैं, होल मास ऑफ सिस्टम इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, ऐसा करके, तो ये भी यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ 12 लाइज ऑन अ smooth horizontal surface, a particle of mass m is connected to a string of length l whose other end is connected to rod. Initially a string is taut and a string and rod are at pi/2. If particle given velocity v naught perpendicular to a string, then immediately after choose the incorrect option. Incorrect option यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमको क्या करना है बताना है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ये एक रॉड है जिसका कि लेंथ 12 है और मास m है, और ये एक स्ट्रिंग है और इसका लेंथ l है, इसका एक पार्टिकल जुड़ा हुआ है जिसका वेलोसिटी कितना यहाँ पर v नोट है ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है सो यहाँ v नोट के परपेंडिकुलर है, चाहे रॉड के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बोला कि एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, तो पहले तो हम रॉड का बात करेंगे, एंगुलर एक्सेशन ऑफ रॉड, तो रॉड के बारे में पहले बात करते हैं। तो फोर रॉड के लिए क्या क्या होगा, एक फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो फोर रॉड और एक टॉर्क इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, मानते कि ये रॉड है, तो रॉड का सेंटर मास यहाँ पर कहीं पे होगा, यहाँ से एल डिस्टेंस पे, इस यहाँ से एल डिस्टेंस पे सेंटर मास उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पे रॉड पे टेंशन टी ऐसे लगेगा और इस पार्टिकल पे टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम रॉड का बात करें तो इस डायरेक्शन में टेंशन का फोर्स लग रहा है, तो इधर इसका सेंटर मास का एक्सेशन भी आएगा, तो मानते सेंटर मास का एक्सेशन कितना यहाँ पर ए है, ठीक है। तो फोर रॉड यहाँ पर फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू m इंटू ए, ये होगा इक्वेशन 1। एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा टॉर्क का, तो इस सेंटर मास के बाद में टॉर्क कितना हो जाएगा, t इंटू एल, तो टॉर्क इक्वेशन हो जाएगा t इंटू एल इक्वल टू इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² 12,
तो एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन लेंथ कितना है रॉड का यहाँ पर 2L है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m और एम एल स्क्वायर बाय 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 12 इंटू यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा। चलो तो इसको मैं और कितना लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4L स्क्वायर और 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो 12 को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा, ठीक है। TL इक्वल टू एक L कैंसिल आउट कर दो तो टेंशन आ गया यहाँ से ML अल्फ़ा डिवाइड बाय 3, ये है मेरा इक्वेशन 2। ये टॉर्क इक्वेशन आ गया ML अल्फ़ा बाय 3, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं पार्टिकल के लिए, ठीक है। ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए बात करते हैं। फोर पार्टिकल, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी बताना है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमको टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए हाँ इस पार्टिकल के बारे में सोचते हैं। तो टेंशन T इधर लग रहा है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट इधर, इस एंड को मैं बोल देता हूँ, ये इस एंड को B मान लो, ठीक है। तो ये एंड A है। अब ये एंड A है, इसके पास में एक्सेशन है, ये एक्सेशन है इसके पास, यहाँ पर एक्सेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये मतलब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इसका इधर एंगुलर एक्सेशन अल्फा होगा, ठीक है। तो इसके पास में इस एंड का मान एक्सेशन कितना है यहाँ पर ए इसका एक्सेशन क्या है, एक्सेशन है, ठीक है। तो इसका ए यहाँ पर एक्सेशन है, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो अब ये एक्सेशन है यहाँ पर, इस अगर रॉड के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पार्टिकल पे एक इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हो, तो एक स्यूडो फोर्स भी लग जाएगा इस पर, अगर इसके फ्रेम से देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी ऊपर एक MA का फोर्स लग जाएगा। चलो तो ये मानते हैं स्ट्रिंग है, ये पॉइंट A था, ठीक है। और ये मास M है और वेलोसिटी यहाँ पर इसका V नोट था। तो एक तो इधर स्ट्रिंग का टेंशन T लग रहा होगा, और इसके फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पर स्यूडो लग जाएगा, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो। और इसके फ्रेम से देखें तो इस पर जो है सो फोर्स क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा M इंटू AA। मानते A पॉइंट का एक्शन कितना है, AA है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा T प्लस MA, T प्लस M इंटू AA इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से MV नोट स्क्वायर डिवाइड, इसका लेंथ कितना था L, तो ये हो जाएगा MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय L, यही इक्वेशन होगा। T प्लस क्या हो जाएगा, T प्लस M इंटू A इक्वल टू MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय L, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब एक्शन A कितना हो जाएगा, तो रोटेशन से सोचो कि इसका सेंटर मास सेक्शन A है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका A प्लस R अल्फा होगा, L अल्फा होगा, सॉरी ये लेंथ L है, तो क्या आ जाएगा इसका A प्लस L अल्फा होगा। तो एक्शन A को मैं क्या बोल सकता हूँ, L प्लस इसको मैं बोल सकता हूँ A प्लस L अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T प्लस M, और A को क्या बोल सकता हूँ, A प्लस L अल्फा बोल सकता हूँ, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय L। तो डायरेक्ट इम्प्लाइज यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा T प्लस ये हो जाएगा M इंटू A प्लस ML अल्फा इक्वल टू MV नोट स्क्वायर और डिवाइड बाय L, ठीक है। डायरेक्ट इम्प्लाइज T प्लस MA को कितना बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से MA को मैं T बोल सकता हूँ, और इक्वेशन 2 से ML अल्फा को 3T बोल सकता हूँ। ML अल्फा को कितना बोल सकता हूँ, 3T, ठीक है। तो MA को तो T बोल सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड से ML अल्फा को कितना बोल सकता हूँ, 3T। तो ये हो जाएगा प्लस 3T इक्वल टू यहाँ से MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय L, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5T इक्वल टू MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय L। तो डायरेक्ट इम्प्लाइज T कितना आ जाएगा यहाँ से MV नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 5L, ये तो हो गया टेंशन का एक्सप्रेशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज विल बी MV नोट स्क्वायर बाय 5L। तो ये MV नोट स्क्वायर बाय 5L हमको इनकरेक्ट चूज करना था, तो C आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, तो टेंशन निकल गया, और टेंशन निकल गया तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 से अल्फा निकाल लेते हैं, तो ऑप्शन C तो मेरा सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मुझे इनकरेक्ट चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो वैल्यूज। इक्वेशन 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो टेंशन आ गया MV नोट स्क्वायर बाय 5L। इक्वेशन 2 से MV नोट स्क्वायर बाय यहाँ से आ जाएगा 5L, और T कितना था यहाँ पर देखो, T जो था ML अल्फा बाय 3 था, तो ये हो जाएगा ML
अल्फा अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, एम एम को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाएगा 3v0 स्क्वायर इक्वल टू 5l स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो डायरेक्ट इम्प्लाई अल्फा कितना आ जाएगा 3v0 स्क्वायर बाय 5l स्क्वायर डिवाइड बाय 5l स्क्वायर। ये आ गया मेरा अल्फा। यहाँ पर क्या बोला अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज 6v0 स्क्वायर बाय 5l स्क्वायर, 6v0 स्क्वायर बाय 5l स्क्वायर, लेकिन आग कितना रहे 3v0 स्क्वायर बाय 5l स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पर ये ऑप्शन क्या रॉन्ग है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, एक्सेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ रॉड, एक्सेशन सेंटर मास रॉड, एक्सेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ रॉड निकालना है, तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगा दोगे, टी इक्वल टू एम ए, चाहे आप यहाँ पर अल्फा निकाल चुके हो। ठीक है, टी इक्वल टू एम ए यूज कर लो, टी इक्वल टू क्या कर लो, एम ए यूज कर लो इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से अगर बात करें, टी इक्वल टू क्या था एम ए, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है एम वी नोट स्क्वायर बाय 5l, एम वी नोट स्क्वायर बाय 5l इक्वल टू एम इंटू ए, एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ए हमको मिल गया। तो ए कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया वी नोट स्क्वायर बाय 5l, वी नोट स्क्वायर बाय 5l। यहाँ पर कितना आ रहा है वी नोट स्क्वायर बाय 4l, तो ये भी जैसे गलत स्टेटमेंट, ये भी मेरा आंसर सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर सही हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड इज, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये हमको यहाँ पर बताना है। ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बताना है हमको, इसी इंस्टेंट में जस्ट आफ्टर ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइम पर इसका ओमेगा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड तो वी नोट बाय 2l नहीं होगा, रॉड का क्या रहेगा ओमेगा यहाँ पर जीरो। ठीक है, रॉड का ओमेगा तो इनिशियली क्या रहेगा जीरो, स्टिंग इज डॉट एंड स्टिंग एंड। ठीक है, ये पार्टिकल गिवन वेलोसिटी वी नोट बाय इमीडिएटली आफ्टर चूज, इमीडिएटली जब इसको वी नोट स्पीड देंगे इस टाइम उसका ओमेगा क्या रहेगा जीरो रहेगा, क्योंकि ये रेस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन में ओमेगा जीरो होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके केस में ओमेगा तो क्या होगा जस्ट आफ्टर ये जो स्पीड दे दी इसको वी नोट जस्ट आफ्टर, तो ओमेगा इसका रॉड का रहेगा जीरो, तो ये डी ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि अ क्यूब ऑफ मास m एंड साइड 2a इज स्लाइडिंग विद वेलोसिटी v along a frictionless horizontal floor. The cube hits a very low step head on, and the leading edge comes abruptly to rest, such that the cube then rotates about the step. See the figure below. तो यहाँ पे एक रीज है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस, तो जैसे यहाँ पे इसको लाइट करेगा तो ये वाला पार्ट इसका रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये रोटेशन करना ऐसे टॉपल कर जाएगा, मतलब स्टेप से। ठीक है, तो स्टेप से ये टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्योर रोटेशन मोशन करने लग जाएगा, ट्रांसलेटिव मोशन इसका रुक जाएगा, ये वाला पोर्शन रुक जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एनर्जी आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये सबसे पहले अपन देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इस केस में जो है सो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, लेकिन मोमेंटम क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बस एक इंपल्सिव फोर्स इस पे लगेगा, इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, तो जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ इसके वजह से जो फोर्स लगेगा ना वो इसके सेंटर मास से पास करेगा और टॉर्क क्या रहेगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चाहे टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, तो चाहे आप ऐसे बोल सकते हो इसी पॉइंट के वॉट में, इस पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट के वॉट में एंगुलर मोमेंटम क्या कर दो यहाँ पे कंजर्व, यहाँ पे इस पॉइंट के वॉट में क्या करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो इस पॉइंट के वॉट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट क्या है यहाँ पर ए, तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए कंजर्व यहाँ पे लिख दो, कंजर्व अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के वॉट में हम एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे कंजर्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो यानी कि एल इनिशियल इक्वल टू क्या करेंगे एन इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसका v स्पीड है, तो ये है, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए,
ये साइड लेंथ इसका 2a था, तो ये a है, तो ये हो जाएगा mv इंटू ए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई, mv इंटू ए, mv इंटू ए। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, आई ओमेगा। तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा आपको पहले, इस पॉइंट के वॉट में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आपको इसके सेंटर, अपने खुद के सेंटर मास के वॉट में लिखना है, और फिर यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके वॉट में क्या हो जाएगा, तो डिस्क का देखो ये जैसे क्यूब है, तो क्यूब का वही होगा जो एक स्क्वायर का होता है, ठीक है, इसके वॉट में। तो स्क्वायर का अगर साइड लेंथ इसका यहाँ पर क्या है, 2a है, ठीक है। तो मानते कि साइड लेंथ अगर मानते यहाँ साइड लेंथ अगर l होता, तो ये क्या हो जाता, ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये भी होता है यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। और इसके वॉट में कितना हो जाता है, इसके वॉट में एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 परपेंडिकुलर थ्योरम से, तो एम एल स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6, आई इक्वल टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। यहाँ पर साइड लेंथ एम एल स्क्वायर बाई 6 आएगा, ये एम एल स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पर जो है साइड लेंथ कितना है, 2a। तो सबसे पहले तो हम इसके सेंटर मास के वॉट में लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर 6, तो मास और साइड लेंथ कितना है, 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा, हो जाएगा। सही लिखे ना, ये एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, सही है। चलो देखते हैं, तो ये होना चाहिए m इंटू 2a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस ये होता है a बाई रूट साइड लेंथ मैंने l बाई रूट 2, ये साइड लेंथ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे l बाई और रूट 2 होगा, ये साइड लेंथ होगा l बाई रूट 2। तो l बाई रूट 2 यानी कि m इंटू l बाई रूट 2 का ये करोगे, ठीक है। लेकिन l यहाँ पर क्या था, 2a है, ठीक है। तो इस केस में इस केस में कितना आएगा, ये l बाई रूट 2। तो l बाई रूट 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, l तो है मेरा 2a, तो 2a बाई रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 2a, ये कितना हो जाएगा, रूट 2a आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा m इंटू रूट 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा, यही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो देखते हैं करके पहले तो पता चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्प्लाई यहाँ से हो जाएगा एम वी इंटू ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर है, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3, ठीक है। तो ये जगह कितना 2ma स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ये आएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये एम वी इंटू ए इक्वल टू ये हो जाएगा 8ma स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू आफ्टर कोलिजन हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम एम को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 8a ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से 3v बाई 8a, 3v बाई 8a आएगा ओमेगा, ओमेगा कितना आएगा 3v बाई 8a। तो ऑप्शन सी आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही है, तो ऑप्शन सी इसका क्या करेक्ट है। उसका बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर क्यू टू रोल ओवर इन सेम डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज, तो ये तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ये पूरा का पूरा जब इसको ऐसे कम से कम इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, जैसे ही कोलाइड करेगा तो उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक उतना होना चाहिए कि इसका पूरा का पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट ये बात ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। तो इसमें लिखो
अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डी ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू एच। तो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा, तो ये जो है ये डिस्टेंस कितना आया था, ये आया था √2a, ये कितना आया था √2a, √2a आया था, और √2a ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ये कितना से चेंज हुआ है, तो √2a माइनस ए, पहले ये ए था, अब ये जब ऊपर चला गया तो ये √2a, तो ऊपर कितना गया, ये √2a माइनस ए गया है, ठीक है। तो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ आई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी इंटू √2a और माइनस ए के इक्वल, ठीक है। क्योंकि जब ये ऐसे खड़ा हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा √2a, और पहले इसका कहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, पहले था ए पे यहाँ से, ठीक है। तो ये ऊपर कितना गया है, तो इतना से पोटेंशियल इसका इंक्रीज किया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर रोटेशन काइनेटिक था हाफ एम स्क्वायर, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हाफ आई एम स्क्वायर एम जी इंटू √2a माइनस ए। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमको पता है कितना था, 8m²/3 था, 8m²/3, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 8ma² डिवाइड बाई 3, 8m²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से mg इंटू √2 माइनस 1, ठीक है। ये और ओमेगा का जब कितना बोल सकते हैं 3v/8 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो यहाँ से v हमको मिल जाएगा, v आ जाएगा इतना √16 ag/3 √2 माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा, यहाँ से ओमेगा को क्या करो, इसको और आगे ये हो जाएगा कितना, इसको थोड़ा 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 4ma²/3, और ओमेगा जो हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9v² डिवाइड बाय यहाँ से हो जाएगा 64a, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा mga इंटू √2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से v जो है, यहाँ से v आपको मिल जाएगा, v मिल जाएगा आपको 16ag/3 √2 माइनस 1 का रूट ओवर, तो ये हमारा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अ पक ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नोट, द पक इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट रैप्स अराउंड अ फिक्स्ड वर्टिकल पोस्ट। तो बोला कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पक रिमेन्स कांस्टेंट इन द इंटरवल ऑफ मोशन। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि भाई ये जो सिलेंडर है, इस यहाँ पर टेंशन इसमें टी लगेगा, इसमें टेंशन टी लगेगा। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, टॉप व्यू अगर देखूँ तो ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, रेडियस r होगा, और ये ऐसे स्ट्रिंग है, और ये आपको पक ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये जो पक है इस पे जो है सो टेंशन, इस टेंशन की वजह से टॉर्क, इस पॉइंट का वोट में टॉर्क आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का वोट में अगर टॉर्क आएगा तो नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पक अबाउट एक्सियल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बी तो आंसर है नहीं। नो टॉर्क एक्ट ऑन द पक अबाउट द एक्सिस रोटेशन, ये भी मेरा सही नहीं है, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, टेंशन क्योंकि परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये वेलोसिटी यहाँ पर v नोट है, ठीक है। और तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन जीरो रहेगा, वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी तो करेक्ट है। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पक रिमेन्स कांस्टेंट इन द इंटरवल ऑफ मोशन। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल तो चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस प्लेन में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल तो ऐसी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों कंजर्व रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल कांस्टेंट रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी क्या यहाँ पर करेक्ट है। उसका v नोट की स्पीड रहेगा, ये धीरे धीरे ये घटते जाएगा, ये स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, लेकिन v नोट जो है सो कांस्टेंट रहेगा, v नोट का स्पीड उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A read body of mass 0.5 kg at r vector equal to this is acted on by the force F1 equal to this and F2 equal to this. Then acceleration of body is given by, तो acceleration of body आपको निकालना है, तो F net निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F net इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, और मास कितना यहाँ पर 0.5 kg है, तो 0.5 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर आएगा। तो F net कितना है, ऐड कर दो, तो F net आ जाएगा यहाँ पर से देखो, एफ नेट कितना आ जाएगा, जो आई प्लस 2i 3i हो जाएगा, 3i कैप, और जे कैप प्लस 3j कैप कितना आ जाएगा, 4j कैप, और ये हो जाएगा -2 कैप और -k कैप, तो -3k कैप इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0.5 इंटू ए वैक्टर। 0.5 को बोल सकता हूँ 1/2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो एक्सेशन फैक्टर आपको मिल गया। एक्सेशन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप, ये आएगा। तो एक्सेशन ऑफ द बॉडी गिवन बाय, ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। उसका बोला है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड F1 वेक्टर इज दिस। अच्छा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये आर वेक्टर और F1 वेक्टर, चलो ये चीज़ अपन देखेंगे बाद में। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्सेज अबाउट द ऑरिजिन इज, ठीक है, ऑरिजिन के अबाउट में टॉर्क बताना है ड्यू टू फोर्सेज, इस दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क देखना हमको, ठीक है। तो नेट टॉर्क देख लेते हैं यहाँ पे, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, नेट टॉर्क हो जाएगा यहाँ से आर क्रॉस F1 प्लस आर क्रॉस F2। तो यहाँ पर आर वेक्टर कितना है भाई, आर वेक्टर है यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको हम क्रॉस कर देंगे F1 वेक्टर के साथ में। F1 वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, फिर प्लस आर वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको क्रॉस कर देंगे हम F2 वेक्टर के साथ में। F2 वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के कैप, इसको हम डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको भी करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर कितना मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से टॉर्क वेक्टर मिल जाएगा हमको माइनस आई कैप, ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 9j कैप और प्लस ये हो जाएगा 11k कैप प्लस 11k कैप, ये आ जाएगा नेट टॉर्क। इसको डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना ना, यहाँ से डिटरमिनेंट से इसको कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको भी कर लेंगे और ऐड कर देंगे, तो आपको ये आ जाएगा टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन बोला था टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू फोर्स अबाउट द ऑरिजिन इज माइनस आई कैप 9j प्लस 11k कैप, यही आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसका बोला है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड F1 वेक्टर इज, तो R1 क्रॉस F1 जो भी आएगा ना, तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे ना ये R1 क्रॉस F1 को, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल, ये आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल आएगा, ठीक है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आई कैप प्लस 5j कैप, आई कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ वेक्टर जो होता है ना, आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको दोनों को क्रॉस करने पर ये वेक्टर जो है और ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ये वेक्टर किसके इक्वल है यहाँ पर जो बोल रहा है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड F1 वेक्टर इज दिस, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। उसके बाद बोल रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी एट इक्विलिब्रियम इज -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो यहाँ पर तीनों फोर्स को कर दो जीरो, तो 3 फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे, तो F1 प्लस F2 और प्लस F3 जीरो कर दो, यहाँ पर देख लेते हैं। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और थर्ड वेक्टर हमको नहीं पता, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, तो ये होगा F3 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा जीरो, नल वेक्टर, तो डायरेक्ट इम्प्लाई यहाँ से F3 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ F1 वेक्टर और प्लस F2 वेक्टर, और F1 और F2 वेक्टर अभी हम कैलकुलेट किए थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये है मेरा नेट वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस कितना है माइनस 3k कैप है,
-3k कैप। तो ये आ जाएगा -3i कैप -4j कैप और +3k कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं चौथा ऑप्शन में है कि नहीं। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी एट इक्विलिब्रियम इज -3i कैप -4j कैप +3k कैप, वही है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड डिस्क ऑफ रेडियस r बाय एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन if the bead is pushed with the velocity v naught perpendicular to the string, the bead moves in a curve and consequently collapse on the disc. Then इनिशियल एंगुलर बताना है आपको। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टिल इट कोलाइड विद द डिस्क बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टिल इट कोलाइड विद द डिस्क, ये बताना है। ठीक है, चलो डिस्टेंस ट्रेवल बताना है और इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन आपको बताना है कुल मिला के। चलो तो देखते हैं। तो इसमें तो ऐसे समझो कि जब ये यहाँ पे ये रेडियस कितना था, यहाँ पे आर था, ये रेडियस आर है। तो मानते हैं जब ये थीटा घूम गया होगा, तो थीटा घूम गया होगा तो ये स्ट्रिंग कुछ इस टाइप का हो गया होगा और वेलोसिटी इसका हो गया होगा ऐसे वी नोट हो गया होगा, या वी नोट ऐसे स्पीड हो गया होगा। तो अब ये रेडियस अब ये स्ट्रिंग का ये लेंथ कितना हो गया होगा, अब ये लेंथ हो गया होगा यहाँ पर एल माइनस आर थीटा, ये हो गया होगा रेडियस। ठीक है, क्योंकि ये जो है सो ये होगा आर थीटा, ये आर की लेंथ कितना है आर थीटा जो है सो स्ट्रिंग है इस पर लिपट चुका है। ठीक है, इस पर रैप हो चुका है। तो अब जो ये स्ट्रिंग बचेगा कितना बचेगा, एल माइनस आर थीटा बचेगा। रेडियस क्या बचेगा इसका, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे एल था वो अब कितना बचेगा, एल माइनस आर थीटा। तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा को मैं बोल सकता हूँ वी नोट। और ये तो टेंशन एनी टाइम परपेंडिकुलर रहेगा तो वी नोट तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, वी नोट ही रहेगा। ठीक है, तो वी नोट डिवाइड बाय और ये हो जाएगा एल माइनस आर थीटा। और ओमेगा को क्या बोल सकता हूँ मैं, डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू वी नोट बाय एल माइनस आर थीटा, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, ये एल माइनस आर थीटा, एल माइनस ये हो जाएगा एल माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू वी नोट तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, और डी टी, ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो सोचो कि भाई जब ये थीटा जो है सो 0 से लेके ये एंगल कितना है भाई, थीटा है। थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, थीटा इक्वल टू, तो ये टोटल एल लेंथ इस पर जब लिपट जाएगा तो यानी कि थीटा कितना जाएगा यहाँ पर एल बाई आर होगा। अगर यहाँ थीटा एल लेंथ इस पर लिपटना है तो थीटा कितना जाएगा यहाँ पे एल बाई आर, थीटा कितना जाएगा यहाँ से एल अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये एल इंटू थीटा और माइनस, और थीटा का कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा स्क्वायर बाई 2, तो यानी ये हो जाएगा आर थीटा स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ये 0 से एल बाई आर, और यहाँ पर बच जाएगा ये वी नोट इंटू टी। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एल बाई आर पुट कर दो, तो यहाँ थीटा का जब अगर हम एल बाई आर पुट करेंगे तो ये बच जाएगा एल स्क्वायर बाई आर, और माइनस ये हो जाएगा थीटा जब एल बाई आर पुट करेंगे तो एल स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू वी नोट इंटू टी। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r वी नोट, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r वी नोट आएगा। टाइम इतना आ गया। ठीक है, टाइम इतना आ गया। डिस्टेंस टेबल हमको बताना था, डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस स्पीड कितना उसका वी नोट है। ठीक है, तो डिस्टेंस टेबल कितना आ जाएगा भाई, एस इक्वल टू कर दो डिस्टेंस टेबल एस इक्वल टू वी नोट इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी नोट इंटू टी कितना आया है एल स्क्वायर बाई 2r वी नोट, एल स्क्वायर बाई 2r वी नोट, तो वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r, एल स्क्वायर बाई 2r किस ऑप्शन में डिस्टेंस ये है आपको सी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है।
उसके बाद हमको एंगुलर एक्सेलेरेशन भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम था, हमको पता ओमेगा इज फंक्शन ऑफ थीटा पता था, तो आपको क्या करना पड़ेगा अल्फा के लिए ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। तो अल्फा के लिए करना पड़ेगा हमको अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय डी थीटा, ठीक है। चलो तो ओमेगा पुट कर लो पहले, ओमेगा कितना है मेरा वी नोट बाय एल माइनस आर थीटा, तो ये हो जाएगा वी नोट बाय एल माइनस आर थीटा इंटू और डी बाय डी थीटा ऑफ वी नोट बाय एल माइनस आर थीटा, ये आएगा। चलो तो ये आ जाएगा वी नोट अपॉन एल माइनस आर थीटा, और वी नोट को यहाँ पे बाहर कर लो, तो वी नोट पहले बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एल माइनस आर थीटा के पावर -1, चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 बाय एल माइनस आर थीटा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। और फिर एल माइनस आर थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर माइनस आर आ जाएगा, ये कितना आएगा फिर माइनस आर आएगा। चलो तो ये होल कितना आ गया टोटल, तो ये आ गया ऊपर में आ जाएगा वी नोट स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाय एल माइनस आर थीटा का होल क्यूब, ये आएगा वी नोट स्क्वायर आर बाय एल माइनस आर थीटा का होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो हमको बताना है इनिशियल का मतलब जब थीटा 0 था, ठीक है। तो एट थीटा इक्वल 4 थीटा इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब क्या होगा 4 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से वी नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाय एल माइनस सॉरी एल क्यूब, ये कितना आ जाएगा एल क्यूब के इक्वल आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर आर डिवाइड बाय एल क्यूब, तो ये हमारा अल्फा आ गया वी नोट स्क्वायर आर बाय एल क्यूब, तो ये बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है, तो बी सी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। A disk of mass m, radius r has massless string wrapped over it. The other end of the string connects a block of mass capital M as shown. Initially, the system was at rest. If released, no slipping takes place at any contact surface immediately after system is released. Mark the correct option. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेशन है नीचे की तरफ में कितना है A', और इसका जो ये जो डिस्क है इसका एक्शन कितना है यहाँ पर मान लेते हैं, इसके सेंटर मास का एक्शन कितना है A है, इसका एक्सेशन इधर है A। तो इस पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा, मान इसका एंगुलर एक्सेशन कितना है यहाँ पर अल्फा, तो इधर की तरफ हम बोल सकते हैं कि इसका इस पॉइंट का जो एक्सेशन होगा इधर ये A होगा, और इधर कितना हो जाएगा आर अल्फा। तो नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं यहाँ से A जो होगा आर अल्फा होगा। उसी तरह अगर इस पॉइंट का बात करें तो इस डायरेक्शन में इसका एक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर A', और ये क्या हो जाएगा आर अल्फा होगा, और A' होगा, इसका एक्शन A' है, और इस पॉइंट का एक्शन यहाँ पर क्या होगा आर अल्फा। तो एक बार इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे डिस्क पे, तो आर अल्फा एक्शन होगा, और एक बार पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रिंग पे तो A' होगा। तो यहाँ पर A' को भी क्या होना पड़ेगा यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं डिस्क पर कंसीडर करता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा ये आर अल्फा, ठीक है आर अल्फा। तो यहाँ पर A' भी होगा आर अल्फा इस पॉइंट पर नो स्लिपिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से A' इक्वल टू भी आ जाएगा कितना आर अल्फा, इसका मतलब क्या आ गया कि भाई A' जो है 1 के इक्वल होगा, यानी कि इस डिस्क का सेंटर मास का एक्शन जितना होगा उतना ही एक्शन इस ब्लॉक का नीचे की तरफ में होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब अपन फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं एक तो इस ब्लॉक का, ठीक है। तो फोर्थ ब्लॉक के लिए हम बात कर लेते हैं, तो फोर्थ ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो ऊपर के तरफ में टेंशन लगेगा T और नीचे लग जाएगा यहाँ पे mg फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ mg ये कितना हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मास इंटू एक्सेशन, यानी कि m इंटू A', ये हो गया इक्वेशन 2। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्क के लिए, तो 4 डिस्क का बात कर लेते हैं। तो 4 डिस्क ये डिस्क है, तो डिस्क पे फ्रिक्शन किधर लगे आगे तो फ्रिक्शन लगे यहाँ पे F।
तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो गया। और इस पे एक टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा टॉर्क का इक्वेशन। ये तो फोर्स इक्वेशन है डिस्क के लिए, और टॉर्क का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये है मेरा फोर्स इक्वेशन, और टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगी, टॉर्क इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टिंग की वजह से टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे स्टिंग का भी टेंशन है, इस लग रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर मास के बारे में बात करें तो टॉर्क हो जाएगा टी आर माइनस, टॉर्क का इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी आर माइनस एफ आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क हो जाएगा टी आर, और क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा टी आर, और एंटी क्लॉकवाइज होगा माइनस एफ आर सेंटर मास के वाट में, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो टी आर माइनस एफ आर इक्वल टू डिस्क इसका वाट मोमेंटम ऐसा कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो यहाँ से आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा टी माइनस एफ इक्वल टू एम आर बाई टू अल्फा, ठीक है। ये है मेरा इक्वेशन 4। अब हमको क्या चाहिए था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर टी वेरिएबल है, यहाँ पर एक ए डैश है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो है, और एफ को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम एम ए बोल सकते हैं। इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर एफ के जगह पर एम ए, तो एफ के जगह पर यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये टी, ये हो जाएगा, दोनों का मास क्या था, दोनों का कैपिटल मास था, डिस्को मास कैपिटल एम, ठीक है। दोनों का मास क्या था, कैपिटल एम ही था, तो इसको भी हम कैपिटल एम कर लेते हैं। ये है एफ इक्वल टू एम है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम एफ के जगह पर एम ए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी माइनस एम ए इक्वल टू, ये हो जाएगा टी माइनस एम ए इक्वल टू एम आर अल्फा बाई टू। और आर अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, आर अल्फा को ए के इक्वल बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, एम ए बाई टू, ये हो जाएगा एम ए बाई टू। तो डायरेक्ट प्लस यहाँ से टी कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एम ए प्लस एम ए बाई टू, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 एम ए बाई टू, 3 एम ए बाई टू आ गया। तो ये होगा अपना इक्वेशन, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इक्वेशन 5 मान देता हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन 5 को देखो, इक्वेशन 5 और यहाँ पे इक्वेशन 5 है, और यहाँ पे इक्वेशन कितना, यहाँ पे टेंशन का इक्वेशन क्या है, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए डैश। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और 5 को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एम जी माइनस टी ए डैश तो एक इक्वल है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए बोल सकते हैं। इसको बोल दो यहाँ पर इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है मेरा। तो इक्वेशन 2 और 4 को अब क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो, इक्वेशन 2 और 4 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 5 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 5, इक्वेशन 2 एंड 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 2 को 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टी टी कैंसिल आउट होगा, इधर बच जाएगा एम जी, इधर बच गया एम जी, और इक्वल टू यहाँ पर एम ए प्लस 3 एम ए बाई टू। तो एम ए प्लस 3 एम ए बाई टू कितना हो जाएगा, 5 एम ए बाई टू, 5 एम ए बाई टू। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक्सटेंशन निकल जाएगा, इसके सेंटर मास का एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा यहाँ से 2 एम जी बाई 2 जी बाई 5, एक्सटेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से 2 जी बाई 5। तो यहाँ पर एक्सटेंशन निकल गया, और टेंशन भी हमको कैलकुलेट करना है, और एक्सटेंशन का वैल्यू आ जाएगा 2 जी बाई 5। तो इक्वेशन 5 से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 5 से हम बोल सकते हैं टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए के जगह पर 2 जी बाई 5 पुट कर देते हैं, तो एक्सटेंशन के जगह पर कितना आ जाएगा, 2 जी बाई 5, तो ये हो जाएगा 3 तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 3 m बाई टू इंटू 2 जी बाई 5 इंटू 2 जी बाई 5। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एम जी बाई 5। टेंशन कितना आ गया, 3 एम जी बाई 5। तो ऑप्शन देखते हैं,
टेंशन इन द स्टिंग इज 3 mg/5, ए ऑप्शन सही है। एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक इज, ये एक्सेशन ब्लॉक कितना आया था भाई, एक्सेशन ब्लॉक आया है आपको यहाँ पर 2g/5, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो 2g/5 जे कैप आएगी, माइनस जे कैप आएगी, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन सही नहीं है। द डिस्क मूव्स फॉरवर्ड, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, सेंटर मास एक्शन भी आगे होगा, तो डिस्क जो है सो आगे तक मूव करेगा, तो ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिस्टम इज -2/5g जे कैप, तो बोला कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो यानी एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विद टू सेंटर ऑफ मास, कुल मिला कहने का मतलब क्या है, इसे कहने का मतलब है एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, यहाँ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एक्सेशन ब्लॉक कितना है, एक्सेशन ब्लॉक देखो कितना है, एक्सेशन ब्लॉक है 2g/5 माइनस 2g/5 जे कैप, माइनस 2g/5 जे कैप, और माइनस एक्सेशन सेंटर मास कितना है, एक्सेशन सेंटर मास आया था 2g/5, तो 2g/5 आई कैप, 2g/5 आई कैप, 2g/5 आई कैप, तो ये इतना हो जाएगा, माइनस 2g/5 जे कैप माइनस 2g/5 आई कैप, ये आएगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ओनली ए और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओनली ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A billiard ball initially at rest is given a sharp blow by a cue stick. The force is horizontal and is applied at a distance 2r/3 below the center line as shown in figure. The initial speed of the ball is v0 and the coefficient of kinetic friction is mu k. ठीक है, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज v0। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एक इम्पल्स यहाँ पर बिलियर्ड बॉल पे यहाँ पर इम्पल्स दिया गया है, ठीक है, स्टिक से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बॉल के लिए, ठीक है, तो फोर बॉल इम्पल्स यहाँ पर मानते हैं कि आई, यहाँ पर इम्पल्स कितना लग रहा है, आई, ठीक है, द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल एंड इज, तो मानते हैं यहाँ पर इम्पल्स आई लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर इम्पल्स कितना लग रहा है, आई। चलो तो इम्पल्स का वैल्यू नहीं दे रखा, तो मैं आई मान लेता हूँ, इम्पल्स मानते यहाँ पर ये इम्पल्स आई यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो फोर बॉल के लिए क्या बोल जाएगा, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर लो, तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि फाइनल इम्पल्स इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो इम्पल्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, इनिशियली तो रेस्ट में था और फाइनली जैसे कितना हो जाएगा, फाइनली जैसे इसको हम हीट करेंगे तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v0, यानी कि इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv0। तो मास कितना है, मास मान लेते, मास नहीं दे रखा है तो m मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू mv0। तो ये है मेरा इक्वेशन 1। अब एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो एंगुलर इम्पल्स कितना आ जाएगा, तो I इंटू 2r/3 सेंटर मास के वॉट में, इस पॉइंट के वॉट में एंगुलर इम्पल्स कितना होगा, इस इम्पल्स के बाद से I इंटू 2r/3 इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, तो ये हो जाएगा I इंटू 2r/3 इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, I ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा यहाँ से, I इंटू ओमेगा, इनिशियल कितना था, जीरो, तो ये हो जाएगा I इंटू 2r/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा आपको मिल जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा के लिए यहाँ से हम यहाँ पर एक आर को कैंसिल आउट कर दो, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5i डिवाइड बाय mr। ओमेगा कितना आ गया, 5i/mr आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, 5i/, और यहाँ पर 3 भी बच गया, ठीक है, तो 5i/3mr आएगा, यहाँ पर 3 भी आएगा, ठीक है, 5i/3mr आ गया एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी आ गया 5i/3mr। अब ये जो पॉइंट है, इसका सेंटर मास का वेलोसिटी कितना था यहाँ पर v0,
और यहाँ पर रोटेशन के वजह से इसके पास ओमेगा ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो अगर मैं बात करूँ नेट वेलोसिटी का, तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से v नॉट आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा वी नोट और प्लस आर ओमेगा, तो आर ओमेगा कितना, ये वी नोट हो गया, ठीक है। और वी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नोट को मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वी नोट को मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से वी नोट का वैल्यू बोल सकता हूँ आई बाई एम, तो ये हो जाएगा आई बाई एम आई कैप प्लस आर ओमेगा, तो आर से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा में, तो आर कैंसिल आउट कर, तो ये हो जाएगा 5i/3m, तो ये हो जाएगा 5i/3m आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। तो एक्स एक्सिस अलॉन्ग वेलोसिटी है यहाँ पर, इसको ये i/m आई कैप प्लस 5i/3m आई कैप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है राइट डायरेक्शन में, एक्सिस अलॉन्ग में है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, 3m एलसीएम हो जाएगा, तो m से m डिवाइड करो तो 3, तो 3i और प्लस 5i, तो कितना जाएगा 8i/3m, कुल मिला के यहाँ पर वेलोसिटी है उस पॉइंट का। तो वेलोसिटी आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का राइट डायरेक्शन में है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट इन माइनस आई डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है सो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, यहाँ पर इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी है, तो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। इनिशियली काइनेटिक फ्रिक्शन इन प्लस आई डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। बॉल इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट प्योर रोलिंग, तो अब हम सी ऑप्शन को हमको चेक करना है, और डी में बोला इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 5v0/3r, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या बोल रहा है 5v0/3r, तो पुट कर लेते हैं ओमेगा में, तो आई को मैं कितना बोल सकता हूँ, mv0 बोल सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 5 mv0 डिवाइड बाई 3mr, तो mm कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 5v0 डिवाइड बाई 3r, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो ए डी तो यहाँ पर करेक्ट है, ए डी यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर ये इनिशियली प्योर रोलिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का जो है ना जीरो नहीं है, अगर इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो होता तो ये प्योर रोलिंग करता, तो यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना इसका नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इस केस में यहाँ पर प्योर रोलिंग नहीं होगा, नेट वेलोसिटी यहाँ पर राइट डायरेक्शन में है, तो नेट वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में प्योर रोलिंग नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी क्या है इसका इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin uniform rod of mass 5 kg and length 1 meter is held in horizontal position with the help of strings attached to ends of rod. Attached to ends of rod. Other ends of string are held by some external agent. Now end A is pulled down with the speed VA equal to 3t. ये जो है VA दे रखा है आपको 3t, और VB कितना दे रखा है, VB दे रखा है t, where t is time in second. चूज द करेक्ट चॉइस एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे हमको कमेंट करना है जो भी करना है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेशन ऑफ रॉड इज t इक्वल टू 0 पे एंगुलर एक्सेशन कितना हो जाएगा, टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, एक्सेशन ऑफ रॉड कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर बताना है एट t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका हम एक्सेशन निकाल लेते हैं। तो ये रॉड जो है, ये रॉड है और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, इसमें टेंशन यहाँ पर मानते हैं टेंशन होगा, यहाँ पर एक टेंशन क्या है T1 है, उसी तरह से यहाँ पर टेंशन कितना आ जाएगा इसमें T2। अगर बात करें एक्सेशन का, तो इस एंड का इधर एक्सेशन कितना आ जाएगा, इधर का बात करें एक्सेशन का, तो इधर जो है एक्सेशन, इसका एक्सेशन अगर ए है तो इसका भी एक्सेशन मानते हैं यहाँ पर ए है, ठीक है। इस एंड का भी एक्सेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा dVA/dt, और इसको डिफरेंशिएट मार्क कितना आ जाएगा 3, तो ये एक्सेशन ए तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेशन है इस एंड का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर कहीं सेंटर मास होगा, सेंटर मास का एक्सेशन मानते हैं AC मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर मास है C, और इस एंड का एक्सेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका एक्सेशन कितना आ जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ AB,
एक्सटेंशन ए बी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट मारो तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी बी आई डी टी। तो वी बी कितना है, टी के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए बी तो आ गया यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमको बताना है एंगुलर एक्सटेंशन ऑफ रॉड टेंशन इन लेफ्ट टेस्टिंग, ये चीज़ हमको बतानी है यहाँ पे। और मास इसका कितना है 5 kg इस पे, और फोर्स क्या लग रहा होगा यहाँ पर नीचे, इसको 5G का फोर्स लग रहा होगा, यानी कि 5G फोर्स लग रहा होगा, यानी 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड फोर्स का इक्वेशन अगर लिखेंगे इस पर, तो नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा है T1 + T2, तो T1 + T2 - 50, तो फोर्स इक्वेशन कितना जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसका एक्शन कितना है यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि भाई अल्फा है, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर अल्फा, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर अल्फा है, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए प्लस L/2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी, ए प्लस L/2 अल्फा क्या आ जाएगा ए सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन आएगा यहाँ पर इसको थोड़ा A1 कर दो, बार बार लिखने में दिक्कत आएगी, ये कर देते हैं A1 और इसको मैं बोल देता हूँ A2। ठीक है, तो A1 क्या आ जाएगा यहाँ पर तो A1 को मैं क्या बोल सकता हूँ ए सी, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये अल्फा से मानते यहाँ पर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो A1 को मैं कितना बोल सकता हूँ और A2 को कितना बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो A1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, A1 आ जाएगा यहाँ पे ए सी प्लस यहाँ पर ए सी प्लस L/2 अल्फा। चलो तो यहाँ पे A1 कितना बोल सकता हूँ देखो, तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट का, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन A1 है, तो ये A1 कितना हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसलेटिव मोशन के वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा AC, और रोटेशन की वजह से कितना हो जाएगा L/2 अल्फा। तो A1 जो होगा AC प्लस L/2 अल्फा के इक्वल होगा, तो A1 को मैं बोल सकता हूँ AC प्लस L/2 अल्फा। एक तो इक्वेशन 1 आ गया मेरा ये। A2 का कितना बोल सकता हूँ, यहाँ पर इस एक्शन A2 है, और तो यहाँ पर AC और ये रोटेशन के वजह से इसका इधर कितना होगा एक्सेशन, इसका हो जाएगा एक्सेशन L/2 अल्फा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ AC - L/2 अल्फा, तो AC - L/2 अल्फा को क्या बोल सकता हूँ A2 इक्वल टू हो जाएगा AC - L/2 अल्फा। ये है मेरा इक्वेशन 2। चलो ये तो आ गया। उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्स इक्वेशन का रॉड के लिए, तो रॉड के लिए फोर्स इक्वेशन लिख लो, रॉड फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वेशन हो जाएगा T1 + T2 फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो ये हो जाएगा T1 + T2, और फोर्स कितना है यहाँ पर, वेट कितना है उसका 5G यानी कि 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन, तो m इंटू यहाँ पर एक्सेशन कितना आ जाएगा AC है, तो एक्सेशन कितना है यहाँ पे AC, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू AC यानी 5AC आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5AC। ये इक्वेशन मेरा हो गया 3, ये हो गया फोर्स इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया फोर्स इक्वेशन। अब एक लिख लेते हैं टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा टॉर्क इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो T1 इस पॉइंट सेंटर मास के बॉटम में टॉर्क कितना आ जाएगा T1 क्लॉकवाइज टॉर्क, T1 इंटू L/2, और T2 वजह से होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सेंटर मास के बॉटम में। ठीक है, तो T1 - T2 इंटू L/2 आएगा नेट टॉर्क। तो टॉर्क इक्वेशन क्या आ जाएगा T1 - T2 इंटू L/2
इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होगा सेंटर मास के वाट में, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन, यही आएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस सबको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी इक्वेशंस है इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर टी भी मिल जाएगा और अल्फा भी मिल जाएगा हमको। एंगुलर एक्सेस रॉड क्या है यहाँ पर 2 और टेंशन इन द लेफ्ट रेस्टिंग तो 185/6 और एक्सेशन ऑफ रॉड इज 1 मीटर पर स्क्वायर एंड टेंशन इज राइट रेस्टिंग इज ये। तो यहाँ पर मेरे पास सारे इक्वेशंस, यहाँ पर ये T1 T2 और अल्फा वेरिएबल्स यहाँ पे T1 T2, यहाँ पर AC है और यहाँ पे आपको इक्वेशंस, और यहाँ पर A1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर A1 इक्वल टू AC प्लस L बाई 2 अल्फा और A2 इक्वल टू AC माइनस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं ऐड कर दूँ इक्वेशन 1 और 2 को तो यहाँ से आपको AC मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 के ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल टू 2AC। तो AC कितना आ जाएगा यहाँ से, A1 प्लस A2 बाई 2, एक चीज़ मुझे ये मिल गया। AC कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 बाई 2 आएगा। ठीक है, A1 प्लस A2 बाई 2 और A1 कितना था, A1 हमको पता है भाई, A1 कितना, A1 था 3 और A2 कितना 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रॉड के सेंटर मास का कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेस ऑफ रॉड इज 1 मीटर पर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओनली इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अल्फा निकालना है तो अल्फा निकाल सकते हो भाई। यहाँ पर अल्फा कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर AC आपको पता चल गया। ठीक है, AC पता चल गया और A1 पता है, इक्वेशन 1 से अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, AC हमको पता है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन 1 को आप अगर सोल्व करोगे आगे तो A1 जो है, A1 है कितना है 2, तो 2 इक्वल टू, और AC कितना है भाई, AC कितना है यहाँ पे, A1 सॉरी A1 कितना था, A1 3 था, A1 है 3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू AC कितना है यहाँ पर 2 है, 2 और प्लस रॉड का लेंथ कितना था सर, 1 दे रखा था, 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2, तो डायरेक्ट इम्प्लाइज अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेशन, तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। और टेंशन इन द लेफ्ट रेस्टिंग, अब यहाँ पर अल्फ़ा भी पता है हमको, एक्सेशन भी पता है, A1 A2 पता है, अल्फ़ा पता है, AC पता है, सब कुछ पता है यहाँ पर। और इस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इस इक्वेशन में पुट करने, L का वैल्यू तो 1 देख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा, T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। और एक इक्वेशन ये है, इसमें भी T1 T2 में यहाँ पर रिलेशन है, AC का वैल्यू हमको पता है, तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको T1 एंड T2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑन सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, on solving equation 3 and 4, टेंशन कितना आ जाएगा, T1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, सोल्व करने पर T1 की वैल्यू आएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 185/6, 185/6 एंड T2 की वैल्यू आएगी 176 डिवाइड, T2 की वैल्यू कितना आएगी,
एंड T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 176/6, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही होगा। और टेंशन इन द राइट डायरेक्शन 170/3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और एक्सेस में रॉड जो है ये कितना आया था, आपको पता है एक्सेस में रॉड कितना आया था, ये आया था 2 मीटर पर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ओनली इसका ए और बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ओनली ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि अ बीम विथ मास 4 kg एंड लेंथ 2 मीटर कैन पिवोट फ्रीली अबाउट a hinge at its lower end as shown in figure. A force F equal to 30 Newton is applied at the top of the beam and the beam is kept vertical by a cable that makes an angle 37 degree with the ground and attached to the center of the beam. Take sin 37 degree to 0. यहाँ पर 6, ठीक है। चलो तो इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, मानते कि यहाँ पर एक लग रहा होगा टेंशन टी, तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 37 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा टेंशन का, ये आ जाएगा टी कॉस 37 डिग्री आएगा। इधर टी साइन 37 डिग्री आएगा इस केस में, इधर टी साइन 37। हिंज का फोर्स मानते हैं कि इधर एफ एक्स होगा और एक इधर हो जाएगा एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि F इक्वल टू इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करूँ एक्स डायरेक्शन में, तो इस रॉड पे F फोर्स जो है, F फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टी कॉस 37 डिग्री और प्लस एफ एक्स। तो F का वैल्यू कितना दे रखा था, F का वैल्यू दे रखा है 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू टी कॉस 37 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4/5, तो ये हो जाएगा 4t/5 प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन एफ वाई होगा, फोर्स लगेगा जो कि टी साइन 37 डिग्री और एम जी को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी साइन 37 डिग्री और प्लस एम जी, मास कितना है इसका 4 है, तो ये 40 हो जाएगा वेट, और ये बैलेंस कर लेगा किसको, एफ वाई को। तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन 37 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3t/5 प्लस 40 इक्वल टू एफ वाई, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ये दोनों तो फोर्स बैलेंस कर दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा हम क्या करेंगे, हिंज के अबाउट में टॉर्क क्या कर देंगे 0। तो अब टॉर्क अबाउट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूँ नेट टॉर्क अबाउट हिंज विल बी 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है रॉड, ठीक है। क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉर्क अबाउट हिंज क्या कर दो 0, टॉर्क अबाउट हिंज करोगे 0। तो देखो कौन कौन सा फोर्स है, एफ के वजह से क्या हो जाएगा हिंज के अबाउट में टॉर्क, एफ इंटू एल होगा। तो एफ इंटू एल ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, और माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके वजह से हो जाएगा, एफ इंटू एल, और हिंज के अबाउट में तो ये हो जाएगा टी कॉस 37 डिग्री इंटू L/2, टी कॉस 37 इंटू L/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस 37 डिग्री इंटू L/2 इक्वल टू 0, और कोई भी टॉर्क नहीं होगा क्योंकि हिंज और कोई भी टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट जो टेंशन का हिंज से पास कर रहा है और हिंज का फोर्स जो है सो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हिंज का फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, ओनली टी कॉस 37 डिग्री का टॉर्क आएगा और एफ का टॉर्क आएगा, ठीक है। इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क कर दो, ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू टी कॉस 37 डिग्री डिवाइड बाई 2। एफ का वैल्यू 30 दे रखा था और कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 40/10, तो 40/10 हो जाएगा, सही है। तो इसको हम और अगर इसको करें तो यह क्या हो जाएगा 2t डिवाइड बाई 5, और तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 15, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 75, तो टेंशन आ गया यहाँ से 75 न्यूटन, ठीक है। टेंशन कितना आ जाएगा 75 न्यूटन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, टेंशन 75 आ गया। तो इक्वेशन 1 में टेंशन वैल्यू पुट कर दो तो एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है, हिंज फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हिंज, ठीक है। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ वाई निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन 1 है 30 इक्वल टू 4/5 इंटू टी है। तो टी का वैल्यू कितना भाई, टी का वैल्यू आ गया 75, ये 75 प्लस एफ एक्स था, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो हो जाएगा 15, 15 4 जा 60, तो प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -30, तो एफ एक्स का वैल्यू -30 न्यूटन है। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स जो है ना राइट डायरेक्शन में नहीं लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। एफ एक्स इधर इधर नहीं लगा, इधर लग गया क्योंकि निगेटिव में आ गया, ठीक है, इसलिए। चलो, और 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगा, तो 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है मेरा इक्वेशन 2, 3t/5, तो 3/5 इंटू 75, 3/5 इंटू 75 और प्लस क्या था, प्लस 40 इक्वल टू एफ वाई, प्लस 40 इक्वल टू एफ वाई, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45 प्लस 40 इक्वल टू एफ वाई, तो एफ वाई इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो हिंज फोर्स जो होगा एफ वाई वो कितना हो जाएगा यहाँ से 85 न्यूटन आ गया एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स आ गया 30 और एफ वाई आ गया 85, तो देख लेते हैं, तो एफ वाई भी 85 है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। टेंशन इन द केबल इज 100 न्यूटन, टेंशन इन द केबल, तो टेंशन तो कितना आया 75 आया था, ठीक है, टेंशन कितना आया था 75, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली ए बी सी इसका करेक्ट आंसर, ओनली ए बी सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। A ladder leans against a wall at an angle theta. The floor is frictionless, but there is friction with the wall. Coefficient of friction with the wall. Coefficient of friction between ladder and wall is mu. Wall और ladder के बीच में mu coefficient of friction है. After the ladder is released from the instant shown in the figure. और यहाँ पर frictionless है, यहाँ पर mu का वैल्यू क्या है 0. तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पर दे रखा है, इसको हम चेक करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एबीडी हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इस पे तो यहाँ पर एक नॉर्मल इक्वेशन लग जाएगा, मानते हैं ये है n2 और यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन लगेगा यहाँ पे n1, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पर n2 लगेगा, इधर n1 लगेगा, ठीक है। इधर इसका एक वेट होगा जो कि mg लगेगा यहाँ पे, तो इस रॉड पे यहाँ पर तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x डायरेक्शन का, तो अगर मैं ऐसे ले लूँ, इधर x एक्सिस ले लूँ और इधर y एक्सिस ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स जो है 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स नेट फोर्स जो है ना x एक्सिस लॉन्ग में वो किसका इक्वल है, n2 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ n2 इक्वल टू m इंटू ए एक्स, ठीक है, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो है इधर कुछ ना कुछ एक्सेशन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इतना बात तो पक्का है कि ये रॉड जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर स्लाइड करेगा क्योंकि इसका इधर एक्सेशन होगा, इधर इसका एक्सेशन होगा, तो ये स्लाइड करेगा और स्लाइड करेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन ऐड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा, ठीक है, और एफ के जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एफ के जो है सो यहाँ पर म्यू n2 लगेगा, म्यू n2 एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में भी इसके पास एक्सेशन होगा, ठीक है, तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो है सो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स है, ठीक है, तो इधर भी एक्सेशन आएगा, इधर मानते इधर एक्सेशन कितना ए बाय और इधर होगा एक्सेशन कितना ए एक्स, दोनों डायरेक्शन में एक्सेशन आएगा, तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली डाउनवर्ड सही नहीं है। लैडर विल रिमेन एट रेस्ट, ये भी सही नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लैडर इज लॉस सही है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगा हीट लॉस कर देगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा, हाँ, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लैडर इज लॉस्ट सही स्टेटमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ लैडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेट नीचे भी एक्सलेट करेगा, नीचे भी एक्सलेट करेगा सेंटर मास, तो वेट जो होगा इसका रॉड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, तो नेट फोर्स तो डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो mg फोर्स होगा तो बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ माइन वेइंग W स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम,
hinged on a wall of negligible weight at point C and holds a massless rope passing over two smooth pulleys. The rope is attached to point B on the beam as shown. If the system is in equilibrium then पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये रॉड क्या था भाई, ये रॉड जो है सो मासलेस है, मासलेस रोप, अच्छा सॉरी मासलेस रोप है यहाँ पर, ठीक है। और रॉड क्या था, मैन वेइंग W स्टैंड ऑन, इसका वेट कितना, इसका वेट W है मैन का, ठीक है, ठीक है। हिंज ऑन अ वॉल ऑफ नेग्लिजिबल वेट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बीम, इस बीम का क्या है, बीम जो है ये भी नेग्लिजिबल वेट का है। तो चलो तो इस बीम का हम देखते हैं बीम पर कौन कौन सा फोर्स लगा। तो सबसे पहले मैन का अभी बना लो। तो भाई ये मैन जो है, ये मैन पर एक लगेगा टेंशन ऊपर T, और नीचे इसका खुद का अपना वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुद का वेट होगा और एक इस पर नॉर्मलाइजेशन लग रहा होगा इस रॉड की वजह से, ठीक है। तो और मैन के इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा W माइनस T। तो इस रॉड पे जो है सो तो मैन पे अगर नॉर्मलाइजेशन लगा ऊपर में, तो इस पे भी लगेगा नॉर्मलाइजेशन ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा n, इसको मैं बोल देता हूँ नॉर्मलाइजेशन ड्यू टू मैन, NM बोल देता हूँ, ठीक है। और इस पे एक अपना वेट होगा, इसका अपना एक mg का फोर्स होगा, सॉरी नहीं mg का फोर्स नहीं होगा, सॉरी ये nm फोर्स इस पे लगेगा एक, और इस पे एक यहाँ पर रॉड पे यहाँ टेंशन T जो है ये लगेगा, तो एक टेंशन ये T लगेगा, और यहाँ पर जो हिंज है ये वाला फोर्स एक लगेगा, इसको मैं बोल देता हूँ ny बोल देता हूँ इसको, ठीक है। ये हिंज के वजह से जो फोर्स लगा ये ny लगेगा इधर डायरेक्शन में, ठीक है। चाहे n मान लेते हैं, चाहे इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये पॉइंट को मैं, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम है, किसी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 होगा। तो मैं ए पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क क्या करता है, 0। तो इस टी के वजह से हो जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये एन के वजह से कितना, एन का वैल्यू कितना भाई, ये है एन का वैल्यू, और W माइनस टी, इसके वजह से होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ से हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस 2 है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा T इंटू 2 और इक्वल टू W माइनस टी इंटू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2T इक्वल टू 4W और माइनस 4T माइनस 4T। तो ये आ जाएगा 6T इक्वल टू 4W। तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3T इक्वल टू 2W। तो T इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, डायरेक्ट मतलब T इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2W/3, T का वैल्यू आ गया यहाँ से 2W/3। चलो ये तो था रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया ये। अब बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे, एक हो जाएगा n प्लस टी जो है किसके इक्वल होगा, W माइनस टी के, n प्लस टी इक्वल टू W माइनस टी। एन नेट फोर्स इक्वल कर दो, बैलेंस कर दो वर्टिकल डायरेक्शन में, n प्लस टी इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ से W माइनस टी। तो ये हो जाएगा 2T इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ से T इक्वल टू 2W/3 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n, यहाँ से कितना आ गया n प्लस टी इक्वल टू W माइनस टी, n प्लस टी इक्वल टू कितना जाएगा W माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको n प्लस टी इक्वल टू W माइनस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा ये W माइनस 2T, और T कितना था, T था 2W/3, तो ये हो जाएगा W माइनस 2 इंटू 2W/3, तो ये हो जाएगा W माइनस 4W/3, तो ये हो जाएगा माइनस W/3, n इतना आ गया माइनस W/3। चलो अब अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि इफ W इक्वल टू 600 न्यूटन, टेंशन इन स्टिंग इज 400 न्यूटन, ठीक है। तो W का वैल्यू पुट करो, तो W अगर आप 400 पुट कर दोगे, तो W अगर आप 400 पुट करोगे, तो यहाँ पर देख लो W अगर 400 पुट करोगे, तो W अगर 400 पुट करते हो,
सॉरी W कितना पुट करो 600, तो अगर 600 पुट करोगे तो 3 2 जा 200 और 200 टू 400, तो 400 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे टेंशन इन द स्टिंग, ये ऑप्शन करेक्ट है। इफ W इक्वल टू 600 न्यूटन हिंज फोर्स एट ए इज 200 न्यूटन, अब W को पुट कर दो 600 न्यूटन, तो नॉर्मल इसमें कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 600 डिवाइड बाई 3, तो माइनस ऑफ 200, माइनस ऑफ 200, तो 200 न्यूटन होगा, फोर्स एट एज 200 न्यूटन, ये भी है, सही है। हिंज का जो रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। हिंज फोर्स एट ए इज ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रिस्पेक्टिव वैल्यू फॉर W, सही है, ये भी सही है। अब W का वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पर n जो से एनी टाइम निगेटिव आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। हिंज फोर्स एट ए इज ऑलवेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सी अगर करेक्ट है तो डी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bicycle wheel of mass 1 kg and radius 2 meter is attached at the end of a long rod of mass 1 kg and length 3 meter with the axis of wheel perpendicular to the rod. The rod is rotating counterclockwise as seen from the above about its other end with an angular speed 0.5 radian per second. If wheel is also rotating about its axis with the same angular speed counterclockwise sense as seen from above, ठीक है, दोनों का ओमेगा सेम है, ये रॉड इधर जिस डायरेक्शन में ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा है रिंग का। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, नेग्लेक्ट मास ऑफ स्पोक्स एंड मास ऑफ रॉड कनेक्टिंग एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। चलो, ये रॉड का लेंथ 3 मीटर है और मास जो है ना दोनों का 1 kg है, इसका भी 1 kg है और ये रिंग जो है इसका भी 1 kg है, ठीक है। तो इस रॉड का कितना आ जाएगा, इस रॉड का तो ml²/3 हो जाएगा। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का बात करूं तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, एंगुलर मोमेंटम L कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा, इसका हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा प्लस, अब ये रिंग का और इस एक्सिस पर देखना है, तो इस रिंग का और इस रॉड का मोमेंटम इनिशियल देखना पड़ेगा, फिर ओमेगा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिंग का और इस रॉड का मोमेंटम इनिशियल इसके वॉट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml²/3 ml²/3 सॉरी नहीं, इस रिंग का रॉड का तो मैं लिख दिया, अब रिंग का देखना है हमको, तो रिंग का इस एक्सिस वॉट निकालना है, तो मोमेंटम इनिशियल इसी एक्सिस वॉट में लेना पड़ेगा। तो इस रिंग का इसके वॉट में मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा, इसके वॉट में तो हो जाएगा यहाँ पे mr² और ये mr² और ये प्लस ये ऐड करना पड़ेगा, आपको पहले से थ्योरम के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू r², mr² होगा रिंग का, ठीक है, इसके इस एक्सिस वॉट में, और पहले से थ्योरम लगा दो यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा यहाँ से m इंटू यहाँ पर ये है डिस्टेंस जो है, लेंथ मानते L है इस रॉड का, तो यहाँ से होगा ml² इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको आंसर, तो पुट कर दो वैल्यूज वगैरह। तो मास जो है 1 kg था सबका, ठीक है, और लेंथ कितना इसका 3 मीटर है इस रॉड का, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/3 कितना जाएगा यहाँ पर 9/3 हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू ओमेगा कितना था 0.5 था, प्लस यहाँ पर mr² मास 1 kg है और r कितना था 2 था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस मास 1 kg है, l कितना था 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 कॉमन ले लो और ये कितना हो जाएगा 0.5 कॉमन, तो ये होगा 9 + 4 कितना, ये 9 + 4 13 और 3 कितना का 16, तो 16 इंटू 0.5 कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो इसका 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर है kg/s में, ठीक है।